हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हॉट रोलिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके साथ उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हॉट रोलिंग प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं, रोलिंग प्रोसेस एक फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो नॉर्मली हॉट रोलिंग प्रोसेस में जो हमारा वर्क पीस होता है उसे हम उसके टेम्परेचर को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा तक ले जाते हैं। उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन-कौन से स्टेप्स हम लोग हॉट रोलिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर स्टेप्स की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग प्री हीटिंग करते हैं। मान लीजिए जो भी हमारा स्लैब है, अगर हमने कोई स्लैब लिया है जिसको फाइनली हमको कॉइल में, शीट में अगर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, वो होगा प्री हीटिंग। हम उसे फर्नेस में सबसे पहले प्री हीट करेंगे या हीट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा हीटिंग। हीटिंग ऑफ स्लैब, हीटिंग ऑफ स्लैब इन फर्नेस, हीटिंग ऑफ स्लैब इन फर्नेस। उसके बाद हीट करने के बाद हम लोग उसे एक साइजिंग प्रेस होता है, उस प्रेस में हम लोग उसके डायमेंशंस को सेट करते हैं। उसके बाद साइजिंग प्रेस, साइजिंग प्रेस, उसमें हम लोग उसके डायमेंशंस को सेट करते हैं, प्रेस करते हैं। उसके बाद एज रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई एज अपने पर्टिकुलर लोकेशन से बाहर है तो उसको हम लोग सेट करते हैं। तो साइजिंग प्रेस के बाद हम लोग एजर रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं। एजर रोलर्स के बाद हम लोग इसमें फिर 2-3 प्रकार के और रोलर्स होते हैं, जैसे रफिंग मिल का इस्तेमाल करते हैं। रफिंग मिल के बाद फिनिशिंग मिल का इस्तेमाल करेंगे। रफिंग मिल, रफिंग मिल के बाद फिर फिनिशिंग मिल, फिनिशिंग मिल, और लास्ट में फिनिशिंग मिल में लगभग हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसे हम लोग कूल कर देते हैं एक पर्टिकुलर, उसके बाद कूलिंग जोन होता है। ठंडा करने के बाद हम लोग अपने प्रोडक्ट को ले लेते हैं। कूलिंग जोन। तो हॉट रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग अपने मटेरियल को, वर्कपीस को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर तक हीट करते हैं। उसके बाद जब उसे हम लोग हीट कर लेते हैं, फिर साइजिंग प्रेस में हम लोग उसे ले जाते हैं, प्रेस करते हैं। एजर रोलर्स में ले जाते हैं। उसके अगर कोई भी जो एजेस हैं वो अगर अपने पर्टिकुलर डायमेंशन से अलग दिख रहे हैं तो उन्हें सही करते हैं। फिर रफिंग मिल्स में ले जाते हैं और फाइनली फिनिशिंग मिल में ले जाकर के उसकी फाइनल फिनिशिंग करते हैं। तो फिनिशिंग मिल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे रोलर्स होते हैं इसमें। उसके बाद फाइनली हम लोग उसे कूलिंग जोन में ले जाते हैं, कूल करते हैं, सॉलिडिफाई होता है वो पूरी तरह से, और उसके बाद हम लोग फाइनल प्रोडक्ट अपना ले लेते हैं। तो अगर इसमें मैं बात करूं कि ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए ये रोलर्स हैं और यहां से हम लोग अपने बिलेट को पुश कर रहे हैं, इनगॉट को पुश कर रहे हैं। ये सेक्शन एंट्री है जहां से हमारा मटेरियल वर्क पीस बिलेट के फॉर्म में हो या इनगॉट के फॉर्म में हो या स्लैब के फॉर्म में हो, तो इसे जब हम पुश करते हैं तो जहां से ये इन होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग एंट्री पॉइंट बोलते हैं, और जहां से हमारा आउटपुट निकलता है उसे हम एग्जिट बोलते हैं। जैसा कि जानते हैं कि इनपुट का जो वर्कपीस होता है उसका थिकनेस टी ओरिजिनल होता है, और जो फाइनली आउटपुट हमको मिलता है उसका थिकनेस हमारा टी फाइनल होता है। तो टी फाइनल हमेशा कम होता है, फाइनल थिकनेस हमेशा ओरिजिनल थिकनेस से कम होती है, फाइनल लेंथ हमेशा ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा होती है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन देखें जहां पे हमारा वर्क पीस हमारे रोलर्स के साथ कांटेक्ट में है, हमारे रोलर्स के साथ कांटेक्ट में, तो ये सेक्शन है जिसमें हमारा वर्कपीस रोलर के साथ कांटेक्ट में है। तो यहां पे जो ग्रेन्स होंगे वो तो ओरिजिनल ग्रेन्स होंगे, क्योंकि यहां पे कोई कंप्रेशन लगा नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां पे बेसिकली कंप्रेसिव फोर्सेस लगाई गई हैं। जब हमने इधर से इसको पुश किया तो रोलर्स का पोजीशन तो फिक्स है,
लेकिन जो हमारा इनगॉट है या जो बिलेट है वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ये ट्रेवल का डायरेक्शन है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ट्रेवल का डायरेक्शन है। यहां पे जैसे ही ये कंप्रेस होने लगा तो यहां पे ये जो ग्रेन्स हैं ये इलोंगेट होने लगे, तो इन ग्रेन्स को हम लोग इलोंगेटेड ग्रेन्स बोलेंगे। यहां पे जो ग्रेन्स हमको मिल रहे हैं, दीज ग्रेन्स आर नोन एज इलोंगेटेड ग्रेन्स। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और ये जो ग्रेन्स हमको मिलेंगे, दीज ग्रेन्स आर इलोंगेटेड ग्रेन्स, इलोंगेटेड ग्रेन्स। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे धीरे धीरे यहां पे भी हमको इलोंगेटेड ग्रेन्स ही मिलेंगे जहां तक कांटेक्ट में रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे चला जाएगा हम लोग देखेंगे कि फाइनल पोजीशन पे यहां पे हम लोग फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग यहां पे प्राप्त कर रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। यहां पे इलोंगेटेड ग्रेन्स के बाद जो ग्रेन्स हमको मिलेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन में, इसे हम लोग इक्विएक्स्ड ग्रेन्स भी बोलते हैं। These grains are known as equiaxed grains. Equiaxed grains. ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने प्राप्त किया। इक्विएक्स्ड ग्रेन्स नॉर्मली रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद हम लोग प्राप्त करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद हम लोग इक्विएक्स्ड ग्रेन्स प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हॉट रोलिंग प्रोसेस में देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले वो कोर्स था, उसके बाद फिर जैसे ही वो प्रेस हुआ, कंप्रेसिव फोर्सेस यहाँ पे एक्ट किए, एलोंगेटेड ग्रेन्स हम लोगों ने प्राप्त किए। उसके बाद इक्विएक्स्ड ग्रेन्स रिक्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे हम लोगों ने प्राप्त किया, और फाइनली जो ग्रेन स्ट्रक्चर हमने प्राप्त किया वो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्राप्त किया। अब इसके बाद अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं हॉट रोलिंग प्रोसेस के, तो सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि कास्टिंग में जो भी डिफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे वो सारे डिफेक्ट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि जब हम लोग कास्टिंग ऑपरेशन करके जब हम लोग अपना इनगॉट्स तैयार करते हैं उस समय ब्लो होल्स, पोरोसिटी, इन सब की समस्या रहती है, सारे कास्टिंग डिफेक्ट्स रहते हैं हमारे मटेरियल में। लेकिन यहाँ पे जब हॉट रोलिंग में हम लोग सबसे पहले प्री हीट करते हैं और जब उसको कंप्रेस करते हैं तो ये सारे डिफेक्ट्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब सबसे पहली बात हुई कि डिफेक्ट्स कम हो जाते हैं, कास्टिंग के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं यहाँ से। उसके बाद जो एनर्जी कंजम्पशन होती है वो कम एनर्जी कंज्यूम करती है हॉट रोलिंग प्रोसेस, क्योंकि जो हमारा वर्कपीस होता है उसे हम लोग हीट कर देते हैं। उसके साथ साथ कम एनर्जी कंज्यूम करती है, साथ ही इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफी कम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नॉर्मली हॉट रोलिंग प्रोसेस में जो माइक्रो स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं हम लोग, अगर कंपेयर करें हम लोग कोल्ड रोलिंग से, तो इसका माइक्रो स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता है जितना कोल्ड रोलिंग में हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं हॉट रोलिंग में, तो डिफेक्ट्स तो कम हो ही रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन कम हो रहा है। सबसे बड़ा जो फायदा है हॉट रोलिंग में कि लार्ज इनगॉट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, लार्ज इनगॉट्स, और लार्ज इनगॉट्स यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसे हम लोग मास प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज इनगॉट्स अगर हम लोग लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, तो इसे हम लोग मास प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डिसएडवांटेजेस में बेसिकली एक डीलैमिनेशन प्रोसेस होता है। डीलैमिनेशन प्रोसेस का मतलब होता है जो भी नॉन मेटेलिक इंक्लूजन्स होते हैं वो फाइनली जब हम लोग हॉट रोलिंग करते हैं तो वो एक शीट के फॉर्म में हमारे पर्टिकुलर वर्कपीस के अंदर वो सेटल हो जाते हैं, जिसे हम लोग डीलैमिनेशन कहते हैं। तो डीलैमिनेशन के कारण ही टेंसाइल प्रॉपर्टीज हमारे स्टील की बहुत कॉम्प्रोमाइज होती हैं, तो टेंसाइल प्रॉपर्टीज रिड्यूस होती हैं, ये डिसएडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो डीलैमिनेशन के कारण जो टेंसाइल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं। इसके साथ साथ कई बार रेसिडुअल स्ट्रेसेस की भी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जो कूलिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है।
हॉट रोलिंग में हम लोग हीट करते हैं मटेरियल को, उसके बाद रोलिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो कूलिंग होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण कई बार रेसिडुअल स्ट्रेसेस की भी समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है वो कम होता है अगर कोल्ड रोलिंग से अगर हम कंपेयर करें तो। स्ट्रेंथ इंडेक्स कम होता है अगर कोल्ड रोलिंग से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो। इसके साथ साथ जो थिकनेस होता है हमारे वर्कपीस के आउटपुट का हॉट रोलिंग प्रोसेस में, उसे हम लोग प्रिसाइजली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि थिकनेस ऑफ द हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड कंट्रोल प्रिसीजन जो होता है इसका वो रिलेटिवली पुअर होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि पुअर प्रिसीजन कंट्रोल, पुअर प्रिसीजन कंट्रोल। तो ये हो गए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे हॉट रोलिंग प्रोसेस के। अगर एप्लीकेशंस की बात करूं मैं हॉट रोलिंग प्रोसेसेस की, तो ट्रक के फ्रेम्स में, ऑटोमोटिव क्लच प्लेट्स में, व्हील्स में, व्हील रिम्स में, पाइप्स और ट्यूब्स में, वाटर हीटर्स में, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में, स्ट्रैपिंग्स में, स्टैंपिंग्स में, कंप्रेशर सेल्स, फिर मेटल बिल्डिंग्स, रेल रोड हॉपर कार्स, डोर्स एंड शेल्विंग्स, डिस्क्स, और भी बहुत सारे हाईवेज में जो हम लोग गार्ड रेल्स यूज करते हैं उसमें भी हम लोग हॉट रोलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स ऑल इन हॉट रोलिंग प्रोसेस। थैंक यू।